हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों 2100 प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें कुछ हद तक का सफ़र अपने कर लिया था। आज उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी आजकल पहले वाली क्लास में या उससे पहले वाली क्लास के अंदर ना मैंने कमेंट पढ़े थे कि बच्चे बड़े प्रश्न बड़े सरल ला रहे हैं, भाई मज़ा नहीं आ रहा है ना। अरे गुरुजी, मज़े लेने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, प्रश्न सरल से मतलब नहीं है। ये सरल प्रश्न नहीं है, आपकी पहले की परीक्षा में आए हुए हैं प्रश्न है, रीट का लेवल यही है, इसी आधार पर तैयार करो। ज़्यादा कंफ्यूजन वाले प्रश्न, ज़्यादा बड़े वाले प्रश्न में लेवल वाले ला सकता हूँ, ला के समझा भी दूंगा आपको, लेकिन परीक्षा में नहीं आएंगे क्या मतलब है ना। शिक्षण वीडियो को सेकंड ग्रेड के अंदर अलग चलता है, आपको पढ़ना होना लेवल वाले तो इसी चैनल पर बने रहना। मैं सेकंड ग्रेड की वीडियो पढ़ूंगा ना, तब सहायक सामग्री पढ़ूंगा उस लेवल की, ना हवा ही नहीं लगेगी कहाँ से आ रहे हैं ये प्रश्न। तो अपन का जो लेवल है ना वहां तक बने रहना है भाई। रीट में कितना पूछा जा रहा है उसके आधार पर अपन को पढ़ना है। ये सिंपल प्रश्न है ना, तो मैं क्या करूँ भाई, पहले वाली परीक्षा में आए सिंपल प्रश्न है, तो ज़्यादा बड़े प्रश्न या ज़्यादा हैवी प्रश्न लेकर के ना उलझने की जरूरत नहीं है। अपना लेवल कितना है ये अपन को पता रखो, अपना एग्जाम इस टाइप का है और इस आधार का है, इस आधार से हमें तैयारी करनी है दोस्तों। तो ना बिना किसी टाइम गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं सीधे पहले प्रश्न से, क्योंकि समय कम है और प्रश्न ज़्यादा है। ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का। दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी, कल अपन ने उपचारात्मक शिक्षण के भी कुछ पद लिए थे, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण जो है ना एक छोटा टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने उसके आगे पीछे थोड़ा दूसरी चीजें ना आपको पढ़ा दी थी। लेकिन आज जो है ना भाषा शिक्षण अपन स्टार्ट हो गया, तो टोटल भी प्रश्न आए ना 2-3 क्लास तक भाषा शिक्षण के आएंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण के 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, 15 हिंदी में और 15 संस्कृत में, इसलिए अपन थोड़ा सा लंबा चलेंगे है ना। बड़े संस्कृत और हिंदी का लगभग सेम है, केवल संस्कृत में लैंग्वेज संस्कृत की आती है, और संस्कृत की ना पीपीटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, पीडीएफ बनाने में बड़ी मुसीबत होती है ना, टाइप नहीं करते हैं कोई, ये दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 100, 200, 300 प्रश्न जितने भी हो सके ना संस्कृत के फोटो वगैरह खींच के कहीं से भी लाके आपको सोल्व करूंगा। टेंशन मत लो है ना, मैं सब चीजें समझता हूं आपकी, बस आप साथ बने रहो दोस्तों। ये रहा आपका पहला प्रश्न। आज देखना प्रश्न आप भाषा शिक्षण के ना कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं मैं। एक ही समय में, प्रश्न क्या पूछ रहा है अपना भाई, एक ही समय में भूत, वर्तमान और भविष्य की बात कही जा सकती है। क्या कह रहा है, एक ही टाइम पे भूतकाल की, भविष्य काल की और वर्तमान काल की, तीनों काल की बात कही जा सकती है। यह भाषा का कौन सा अभिलक्षण है दोस्तों, अभिलक्षण के बारे में पूछा है कि यह भाषा का कौन सा अभिलक्षण है दोस्तों। तो अपन अभिलक्षण की बात करें तो यह कह रहा है सृजनात्मक अभिलक्षण, अनुकरण ग्राह्यता अभिलक्षण, विस्थापन या एक रूपता। ये पूछ रहा भाई एक ही समय में भूत, वर्तमान और भविष्य की बात कही जा सकती है। पहले बात करते हैं कि भाई ये सृजनात्मक अभिलक्षण क्या होता है दोस्तों। सृजनात्मक अभिलक्षण का मतलब होता है कि भाषा प्रतिदिन सृजन होती रहती है, किसी भी भाषा का कोई अंतिम वाक्य नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी यहाँ पे लास्ट है, या हिंदी का जो ये सेंटेंस है ना ये लास्ट है, इसके बाद में हिंदी कुछ नहीं है, ये आप कभी नहीं कह सकते हो। तो किसी भी भाषा का अंतिम रूप नहीं होता दोस्तों, वो कौन सा कहलाता है, सृजनात्मक। भाषा का प्रतिदिन सृजन होता रहता है, नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। फिर आता है अनुकरण ग्राह्यता, भाषा का यह अभिलक्षण कहलाता है कि बालक जो होता है ना, जो भाषा सीखते हैं वो अधिकतर अनुकरण से सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा ग्रहण करते हैं। वो गुण कौन सा कहलाता है आपका, अनुकरण ग्राह्यता। और विस्थापन अभिलक्षण की बात करें दोस्तों, विस्थापन अभिलक्षण क्या क्या है, तो विस्थापन अभिलक्षण की बात करें दोस्तों, तो विस्थापन अभिलक्षण का मतलब यही होता है कि भाषा का एक अभिलक्षण ये भी है कि आप एक ही समय में खड़े रहकर भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की तीनों बातें एक ही समय में कर सकते हो। यह भाषा का कौन सा अभिलक्षण कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है आपका विस्थापन अभिलक्षण। कौन सा कहलाता है दोस्तों, विस्थापन अभिलक्षण। ये एक रूपता कोई अभिलक्षण नहीं होता दोस्तों। सृजनात्मकता, अनुकरण ग्राह्यता, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है दोस्तों एक ही समय में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य की बात कही जा सकती है। ये किस अभिलक्षण के अंतर्गत की जा सकती है, तो उस अभिलक्षण का क्या नाम है दोस्तों, विस्थापन अभिलक्षण। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से भाषा की प्रकृति नहीं है दोस्तों। प्रकृति कहे या अभिलक्षण कहे एक ही बात है, वही प्रकृति होती है, वही अभिलक्षण होता है दोस्तों। ये कह रहा है निम्न में से भाषा की प्रकृति नहीं है। कौन सी प्रकृति नहीं भाई, द्वयात्मकता, विवक्ता, यादृच्छिकता या नवीनता। पूछ रहा भी कौन सी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई क्या क्या नहीं। देखो द्वयात्मकता का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक भाषा जो होती है ना दो रूपों में बनी हुई होती है। कितने रूपों में बनी हुई होती है, दो रूपों में। पहला जो होता है वो तो होता है अर्थ के रूप में। किसके रूप में होता है दोस्तों, अर्थ के रूप में। दूसरा जो होता है वह ध्वनि के रूप में। जैसे ये मैंने बात पहले ही आपको बता रही कि ये जो क है ना, ये क प्लस अ से मिलकर के बना है। अब ये जो क है ना, ये किस रूप में आपके, अर्थ के रूप में। ये आधा का अर्थ के रूप में। इसमें जो अ जुड़ा हुआ है ना, ये अ क्या है, ध्वनि है। तो प्रत्येक भाषा के अंदर ये दो अक्षर होते हैं। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर भी हर वर्ण के अंदर, हर अक्षर के अंदर, हर वर्ण के अंदर ना दो छिपे हुए होंगे, एक तो अर्थ के रूप में, एक ध्वनि के रूप में। यह गुण कौन सा कहलाता है आपका, द्वयात्मकता। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी भाई। ये जो ध्वनि
ध्वनि के रूप में जो होता है ना ये स्वनिम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्वनिम। और ये अर्थ के रूप वाला क्या कहलाता है आपका? रूपिम। तो ये रूपिम स्वनिम क्या कहते हैं ये भी याद रखना। ये भाषा का द्व्यत्मकता, अभिलक्षण या प्रकृति कहलाती है। फिर मतलब होता है विभक्ता। विभक्ता का मतलब होता है विभक्ता, भाषा एक रूप में नहीं चलती है, विभक्त होते हुए चलती है। जैसे वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनते हैं, तो अलग अलग टुकड़ों में जुड़ती हुई बनती है ना, एक साथ में भाषा कभी नहीं आती है। यह विलक्षण विभक्ता कहलाता है। यादृच्छिकता का मतलब होता है दोस्तों मानी हुई भाषा, यानी कि आपने कहीं कहा ऐसे लोग जो मान लो आउट ऑफ एरिया में रहते हैं, जो अपनी भाषा के अंदर अधिक से अधिक अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो समाज ने स्वीकार नहीं कर रखे हैं, तो हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं ना भाई ऐसा शब्द मत बोला करो, आपके बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव जाएगा। तो वो लोग क्या कहते हैं, हमारी भाषा तो ऐसी है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। मतलब जिन लोगों ने मान लिया कि हमारी भाषा ऐसी है, उनके लिए वो भाषा वैसी ही रहती है। यह विलक्षण कौन सा कहलाता है आपका? यादृच्छिकता, यानी कि मानी हुई भाषा, कि हमने स्वीकार कर लिया कि हमारी भाषा यही है, वह गुण कौन सा कहलाएगा आपका? यादृच्छिकता। तो ये तीनों जो है ना दोस्तों, ये क्या है? मूल्यांकन की प्रकृति को हो या मूल्यांकन के अभिलक्षण को। ये नवीनता कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये नवीनता प्रकृति भी नहीं होती और अभिलक्षण भी नहीं होता है। अब देखिए अगले प्रश्न पर, वाचन करते समय, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, वाचन करते समय पुस्तक को आंखों से कम दूरी होनी चाहिए। आप पुस्तक पढ़ रहे हो, आप किताब का अध्ययन कर रहे हो, तो आपकी आंखों से और आपकी किताब के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए किताब और आंखों के बीच में? तो ये कह रहा भाई 12 इंच, 16 इंच, 24 इंच या 9.5 इंच। तो दोस्तों मैं बता दूं भाई, किताब जो है ना 12 इंच की दूरी पर पकड़ी जाती है आंखों से। कितने इंच की दूरी पर दोस्तों? कम से कम आंखों से किताब की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच की होनी चाहिए। और किताब ये पूछ ले भाई कौन से हाथ में पकड़ी जाती है, तो याद रखना भाई किताब जो है ना बाएं हाथ में पकड़ी जाती है। कौन से हाथ में पकड़ी जाती है? बाएं हाथ में पकड़ी जाती है। फिर आपको पूछ ले भाई डिग्री या एंगल के बारे में पूछ लें, तो पुस्तक पकड़ते वक्त इस कोहनी का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए ना, कोहनी का जो कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए? तो याद रखना भाई 45 डिग्री का। कितने डिग्री का भाई? 45 डिग्री का। तो पुस्तक बाएं हाथ में आंखों से 12 इंच की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर पकड़ी जाती है दोस्तों। तो ये बात आप आज याद रखना ना, वाचन के संदर्भ में ये बात पूछी जा सकती है। फिर अपन बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। छोटी कक्षाओं को आप पढ़ना सिखा रहे हो, छोटी कक्षा के बालक पढ़ना सीख रहे हैं, है ना अभी तक, उनके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने के उद्देश्य। ये कह रहा भाई पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। एक छोटी कक्षा का बालक है जो अब नया नया पढ़ना सीख रहा है ना, पढ़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो क्या वो पढ़ते पढ़ते अनुमान लगाएगा ना? अरे हाँ लगाएगा। आपने इसको क का की ऐसे सिखा रखा होगा ना, तो कहीं पर भी ऐसे कमल शब्द आएगा तो अनुमान लगाएगा नहीं, ये क है, गुरुजी ने ऐसा बताया था। संदर्भ अनुसार अर्थ निकालना। अरे कभी कभी बालक क्या होता है, अगर पढ़ नहीं पा रहा और चित्र बना हुआ ना, तो लिखा हुआ भले कुछ भी हो, चित्र को देख करके अनुमान लगा लेता है कि इसमें ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। संदर्भ के अनुसार अर्थ निकाल लेता है कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या नहीं कहना चाह रहा है। ये भी बालक करते हैं छोटे बच्चे। अक्षरों की पहचान 100% करते भाई। काटने के हिसाब से देखे तो सबसे कम कौन सा होगा? पढ़ने के उद्देश्य। अरे छोटे बच्चों के ना पीछे पढ़ने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, बस केवल और केवल ये होता है कि बच्चा क्या सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। भाई पढ़ क्यों रहा है इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। पढ़ी हुई चीज वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा ये भी कोई नहीं होता। पढ़ने के बाद जो पढ़ रहा है उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए ये भी मायने नहीं रखता, बस केवल वो पढ़ना सीख जाए, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होता। तो ये कह रहा भी सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने के उद्देश्य। अरे पढ़ने के उद्देश्य ना प्राथमिक कक्षा के बाद आप निर्माण करते हो। जब बालक पूर्ण रूप से पढ़ना सीख जाता है ना, फिर आप उद्देश्य का निर्माण करते हो। अब ये जो कोई चीज पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, इसके पीछे क्या रीजन होंगे, प्राथमिक स्तर तक ये ध्यान नहीं रखा जाता दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पढ़ने का उद्देश्य। अरे 100% यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो पीपीटी आ रही है ना टेलीग्राम के ऊपर, पीडीएफ जो आंसर के साथ में वो आंसर दिए हुए होते हैं, तो हो सकता है किसी आंसर में ऊपर नीचे कोई मिस्टेक हो गया ना, आपको डाउट लगे ना, तो वीडियो में जाकर के वापस चेक कर लेना भाई इसका आंसर सही है या नहीं है। और आपने वीडियो देख रखा होगा तो वैसे आंसर पता होगा कि देखो हो जाती है ऐसी छोटी मोटी गलती ना, जो प्रिंट करके लगाते ना उनसे मिस्टेकें हो जाती है। क्योंकि मैं तो पेज पे आंसर लिख करके देखे जाता हूँ, ये लगा देना, वो लगा करके आप अपलोड करते, तो इससे छोटी मोटी मिस्टेकें देखो हो सकती है। तो आप अपनी सुविधा के लिए ना वीडियो देख करके याद रखना, या फिर वीडियो देखते वक्त ना एक पेन पेंसिल साथ में लेकर के बैठो, तो इसे लिख दो भाई 505 में सी सही है, 506 में ए सही है, ऐसे लिख दो, ताकि पीडीएफ आपके पास में भी आएगी, तब एक विश्वसनीयता बनी हुई रहेगी दोस्तों। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों,
कि किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत एवं दृष्टिकोण की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति का पता चलता है। ये पूछ रहा भी किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उन शब्दों में उनकी अभिव्यक्ति कैसे हैं, उनके मत और दृष्टिकोण, किसके प्रति उनके विचार कैसे हैं, कि योग्यता, भाषा प्रवाह की तार्किक शक्ति, वो कितनी तेज गति से ना भाषा प्रवाह को करते हुए, भाषा का प्रवाह करते, तेज गति से भाषा बोलते हुए तर्क कर सकता है। इस बात का पता किससे चलता है भाई? मौखिक मूल्यांकन से, व्यक्तित्व मूल्यांकन से, सामूहिक मूल्यांकन से या लिखित मूल्यांकन से? दोस्तों पहले प्रश्न को पकड़ना। यहां अगर शाब्दिक की बात आ गई ना, शाब्दिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। इस लाइन को पकड़ते ही आप सीधा किसको सही कर देना? मौखिक मूल्यांकन को सही कर देना, क्योंकि शाब्दिक अभिव्यक्ति का मतलब बोल नहीं होता ना। ये व्यक्तित्व मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन कुछ नहीं होता है भाई। लिखित मूल्यांकन क्या अलग लिखेगा, इसी के अंदर शब्दों के अंदर, जैसे नाटक कर रहा है या वाद विवाद कर रहा है ना, तो वो तर्क के साथ में बोलेगा, उसकी भाषा की जो प्रवाह होगी, जो गति होगी, वह भी तेज होगा और सही गलत का मत भी रखेगा, अपना दृष्टिकोण भी बताएगा, क्योंकि वाद विवाद भी एक प्रकार की मौखिक परीक्षा ही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मौखिक मूल्यांकन। या शब्द दिख गए या मौखिक वो कर लो। कई बार आपको है ना प्रश्न ध्यान से पढ़ो, प्रश्न के अंदर हमेशा उत्तर छुपा हुआ होता है। प्रश्न को यदि आपने सही समझ लिया ना, तो उत्तर अपने आप वहां से निकल करके आ जाएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में ऐसी चीजें होती हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा की प्रकृति नहीं है। वही अभिलक्षण के बारे में वापस पूछ लिया इसने कि भाषा की प्रकृति नहीं है। इसमें से 3 तो हैं और 1 नहीं है। देखिए, भाषा संस्कृति की परिचायक होती है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था तक चलती है, भाषा सांस्कृतिक परिचयी है, भाषा अधिगम सरल से कठिन होता है। यह प्रकृति के बारे में पूछ रहा है भाई। भाषा संस्कृति की परिचायक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ना भाषा के जो दृष्टिकोण दिए गए थे ना, उसके अंदर एक दृष्टिकोण था दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। कौन सा था? अरे मैंने बताया ना आपको 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण। ये भौतिक दृष्टिकोण वाले तो क्या लोग मानते हैं भाई कि भाषा जो है ना स्वर यंत्रों से निकली है। सामाजिक दृष्टिकोण वाले लोग ये मानते हैं कि पहले है ना बात करने के कोई न कोई संकेत थे, उनको ध्वनि में बदल करके भाषा बना दिए। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले लोग क्या मानते हैं? जैसे जैसे संस्कृति बदलती गई वैसे वैसे भाषा भी बदलती गई। तो यही पूछना, भाषा संस्कृति की परिचायक है। बिल्कुल सही है, संस्कृति बदलेगी तो भाषा भी बदलेगी। भाषा संयोगा अवस्था से वियोगा अवस्था तक चलती है, बिल्कुल सही है। भाषा के जब हिंदी बनी थी तब संस्कृत के बड़े बड़े शब्द थे, अब वो टूट टूट करके क्या हो गए? छोटे हो गए। जैसे आपको मैं जैसे अंग्रेजी का एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे आपका ये होता है ना थैंक यू, THANKYOU, इतना बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे अपन ने ना व्हाट्सएप पे जब यूज किया ना, थैंक्स को THNXK लिखने लगे, फिर धीरे धीरे THX लिखने लगे, फिर धीरे धीरे अपन TY लिख देते हैं। अब ये संयोग था, ये धीरे धीरे क्या हो गया भाई? वियोग हो गया, शब्द टूटते चले गए। लेकिन इसका मतलब आज भी यही है। अब TY लिखो पहले THANKYOU लिखो, दोनों का मतलब यही है कि आपको धन्यवाद, है ना, अर्थ यही निकालते अपन। तो ये संयोगा अवस्था से किस अवस्था तक चली है आपकी? वियोग अवस्था तक चलिए दोस्तों। तो ये भी सही है इसके बारे में। भाषा सांस्कृतिक परिचायक होती है, बिल्कुल सही है। संस्कृति की परिचायक हो या सांस्कृतिक परिचायक हो, एक ही बात है। भाषा अधिगम सरल से कठिन होता है, अरे बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। भाषा का जो अधिगम होता है ना, वह कठिन से सरल की तरफ होता है। किस तरफ होता है दोस्तों? कठिन से सरल की तरफ होता है, सरल से कठिन की तरफ नहीं होता है। क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में जब आप भाषा सीख रहे होंगे ना, तब आपको अ से अनार भारी लग रहा होगा, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जाकर जब आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, तब आप आराम से हिंदी पढ़ ले तो आपको बोझ नहीं लगता है। तो प्रारंभ में कठिन लगती है, फिर सरल लगती है। तो ये पूछ रहा है प्रकृति नहीं है, ये वाली प्रकृति नहीं है दोस्तों। डी इसका सही उत्तर होगा। ये रहा भाई आगे वाला प्रश्न। भाषा है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, अस्थिर या उपयुक्त सभी? दोस्तों मैं बताता हूं, भाषा कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं होती, भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती। भाषा में सृजनात्मकता का गुण होता है ना, भाषा के अंदर सृजनात्मकता का गुण क्या कहता है कि भाषा हमेशा बढ़ती रहती है, भाषा कभी भी कम नहीं होती है दोस्तों। भाषा के अंदर नए शब्द जुड़ते रहते हैं और भाषा क्या होती है भाई? डेवलप होती रहती है। तो ये कह रहा है भाषा है तो भाषा परिवर्तनशील होती है दोस्तों। कौन सी होती है? परिवर्तनशील। समय समय पर भाषा क्या होती है भाई? बदलती रहती है। भाषा का ये गुण है परिवर्तनशील, नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं और भाषा का क्या होती है? प्रकृति वगैरह बदलती रहती है, बोलने का तरीका बदलता रहता है, लहजा बदलता रहता है। तो भाषा परिवर्तनशील है, भाषा बदलती रहती है दोस्तों, अपरिवर्तनशील और अस्थिर कभी भी नहीं होती। सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका ए। और ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, भाषा अर्जन है, भाषा का जो अर्जन करते हो वह है व्याकरणीय या अव्याकरणीय, दोनों या दोनों नहीं। चीज को समझिए दोस्तों, पहले भाषा अर्जन अलग चीज होती है,
भाषा जो अर्जन करना, केवल अर्जन शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया भाई अधिगम अर्जन से। किसके हो गया दोस्तों? अधिगम अर्जन से। एक केवल अर्जन होती है और एक भाषा अधिगम करके भी अर्जन की जाती है। जैसे एक व्यवहारिक अर्जन और एक अधिगम अर्जन, दो तरह की होती है। व्यवहारिक अर्जन का मतलब होता है जो सुन करके और बोल करके जो आप भाषा सीखते हो ना, वो कौन सी है? आपकी व्यवहारिक अर्जन है। और एक जो होती है भाई अधिगम अर्जन, अधिगम अर्जन वाली कौन सी होती है? जो पढ़ करके और लिख करके जो आप ग्रहण करते हो ना, वो कौन सी होती है दोस्तों? हाँ, अधिगम अर्जन। तो जब अर्जन शब्द आया ना, तो व्यवहारिक रूप से इन्होंने कहा व्याकरणीय होती है या अव्याकरणीय होती है। अब यहाँ भाषा जो शब्द है ना, यहाँ पे समझना, देखो भाषा अर्जन जो होती है ना, संदर्भ में यदि ऐसा प्रश्न साफ साफ आ जाए ना, तब इसको आप अव्याकरणीय को सही करना, क्योंकि अर्जन का मतलब व्यवहारिक से होता है। किससे होता है भाई? व्यवहारिक से होता है। जो आपने समाज में रह करके जो भाषा सीखी ना, उससे होता है। लेकिन प्रश्न के अंदर यदि व्यवहारिक और अधिगम लगा होगा ना, तो इसका आंसर सही होगा। अब देखो, पहले ये प्रश्न सही माना गया है ना, तो किसको सही माना गया भाई? अव्याकरणीय को सही माना गया है। लेकिन प्रायोगिक रूप से देखें तो दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे भाई। व्याकरणीय भी होती है और अव्याकरणीय भी होती है। यदि आप वह उत्तर निकलवाना चाह रहे हो तो इसके आगे शब्द लगाओ ना, व्यवहारिक अर्जन या अधिगम अर्जन। तो केवल अर्जन लिखा होगा ना, तब इसका मतलब यही हो गया भाई व्यवहारिक अर्जन। तो व्यवहारिक अर्जन जो भाषा सीखते हो ना, अव्याकरणीय होती है। प्रारंभ में जो आप भाषा सीखते हो ना, वह कैसी होती है भाई? अव्याकरणीय। भाषा अर्जन जो की जाती है ना, किस रूप में की जाती है भाई? अव्याकरण के रूप में की जाती है। अर्जन होने के बाद उसकी व्याकरण सीखी जाती है दोस्तों। तो पहले जो अर्जन की जाती है, कैसे की जाती है? अव्याकरणीय। अरे आप हिंदी पढ़ना पहले सीख गए थे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये सब बाद में सीखे थे, पहले हिंदी पढ़ना सीखे थे। तो भाषा अर्जन अव्याकरण के रूप में कि अर्जन होने के बाद में आपने उसकी क्या सीख ली भाई? व्याकरण सीख ली। तो ध्यान रखना, ये भाषा जो होती है ना, क्या होती है आपकी? अव्याकरणीय। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भाषा अधिगम के लिए असत्य कथन है। क्या पूछ रहा भाई? भाषा अधिगम के लिए असत्य कथन है। पूछ रहा भाई भाषा चेतन प्रक्रिया है, भाषा व्याकरणीय प्रक्रिया है, इसमें बालक अनभिज्ञ रहता है, बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है। क्या पूछ लिया भाई? इन्होंने बोला भाषा अधिगम के लिए असत्य कथन है। भाई भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है, 100% से ये बालक चेतन रह करके इस चीज को सीखता है। भाषा अधिगम जो है वो व्याकरणीय प्रक्रिया, मैंने अभी आपको बताया भाषा अधिगम और भाषा व्यवहारिक। भाषा आप सीख रहे हो, वह व्याकरणीय प्रक्रिया बिल्कुल सही है। बालक अनभिज्ञ रहता है, 100% अनभिज्ञ रहता है ना। आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। छोटी कक्षाओं में आपको संज्ञा पढ़ाई गई थी, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि संज्ञा मेरे जीवन में कहाँ काम आएगी, विशेषण मेरे जीवन में कहाँ काम आएंगे। या आपको ये बताया जा रहा है कि बालक जानता है कि ये क का मतलब कबूतर है, फिर इस बच्चों को आप समझा रहे हो कि ये क अ प्लस अ मिलकर के ये बना। ये बालक क्या समझा? ये अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं है कि भाई इसका मेरा जीवन में अर्थ क्या है, क्या काम आने वाला है। बस इसको सिखाया जाता है, सीखने के बाद इसके महत्व का इसको पता चलता है। तो बालक जो इसमें अनभिज्ञ रहता है, ये भी सही है। बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है, भाषा अधिगम में बिल्कुल नहीं रहता। भाषा अधिगम में बालक निष्क्रिय रहता है दोस्तों। क्या रहता है? निष्क्रिय। बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है भाषा अर्जन में। किसमें रहता है दोस्तों? भाषा अर्जन में। जो परिवार के अंदर जो भाषा सीखी जाती है, जो आप मातृभाषा जो बालक सीखता है ना, उसके अंदर सर्वाधिक सक्रिय रहता है। और यही कारण है कि मातृभाषा के ऊपर है ना बालक का सर्वाधिक नियंत्रण होता है। वह मातृभाषा को जितनी अच्छी बोल सकता है ना, और किसी दूसरी भाषा को उतनी अच्छी नहीं बोल सकता। ये इसके संदर्भ में असत्य कथन होगा। डी सही उत्तर होगा दोस्तों इसका। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भाई भाषा का एक अंश ना सीख करके पूर्ण सीखना भाषा का दृष्टिकोण है। ये पूछ रहा है भाई भाषा का एक अंश, यानी ये पूरी भाषा है, ये इसके अलग अलग भाग हैं। इन अलग अलग भाग को न सीख करके सीधी पूरी की पूरी भाषा सीखना, यह भाषा का कौन सा दृष्टिकोण है दोस्तों? ऑप्शन दे रखा है भाषा अधिगम का दृष्टिकोण, भाषा का रचनात्मक दृष्टिकोण, भाषा का समग्र दृष्टिकोण या भाषा अर्जन का दृष्टिकोण। देखो अधिगम का दृष्टिकोण नहीं होता, अधिगम का मतलब सीखना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी। रचनात्मक दृष्टिकोण अलग चीज है, रचनात्मक का मतलब मौखिक और लिखित रूप में कोई चीज अभिव्यक्त करना। समग्र दृष्टिकोण इसका सही उत्तर होगा, भाषा अर्जन दृष्टिकोण भी नहीं है दोस्तों, समग्र दृष्टिकोण। भाषा का जो समग्र दृष्टिकोण है ना, वह यह कहता है कि भाषा का एक अंश न सीखकर, जैसे संज्ञा है ये भाषा का एक अंश है, सर्वनाम है ये भाषा का एक अंश है ना, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, ये क्या है? भाषा के अंश है। अब ये न सीख करके सीधा क्या सीख गए हो? भाषा पढ़ना सीख गए, भाषा बोलना सीख गए, है ना, भाषा समझना सीख गए। तो ये गुण कौन सा कहलाएगा? समग्र दृष्टिकोण। एक अंश में न सीख करके भाषा को पूर्ण रूप में सीखना भाषा का कौन सा दृष्टिकोण है दोस्तों? तो भाषा का समग्र दृष्टिकोण। यार ये हिंदी के सब नए प्रश्न है आप लोगों के लिए भी। देखिए भाषा का रचनात्मक दृष्टिकोण किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया दोस्तों। भाषा का रचनात्मक दृष्टिकोण
किसने दिया? क्रेशन ने, चोम्स्की ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने? तुम इसका सीधा सा अर्थ बता दो दोस्तों। भाषा का जो रचनात्मक दृष्टिकोण है ना, वह क्रेशन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? क्रेशन के द्वारा दिया गया है। इसने भाषा अधिगम में ना शब्दों को अंदर कि बालक भाषा को कैसे शब्दों को पकड़ता है, तो एक प्रक्रिया भी बताई थी। प्रक्रिया में बताई कि भाई पहले बताया था भाषा में उसने निरीक्षण, क्या बताया था भाई? निरीक्षण। दूसरे नंबर पर बताया था दोस्तों इन्होंने पृथ्वीकरण, क्या बताया था? पृथ्वीकरण, जिसे इसको ही कहते हैं भाई शुद्धिकरण, क्या कहते हैं भाई? शुद्धिकरण। अंत में इसको बताया भाई प्रयोग, क्या बताया था इन्होंने? प्रयोग। प्रयोग के स्थान पर उन्होंने बहुत सारे शब्द दिए थे, मैं आपको और कभी बताऊंगा। 3 अर्थ इन्होंने बताए थे कि भाषा कैसे सीखता है। बालक पहले निरीक्षण करता है कि वह मैं जो बोल रहा हूं वह, जैसे कोई बालक चाय बोल रहा है, चाय को साय बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? चाय को साय बोल रहा है। इसने निरीक्षण किया और पता चला कि मेरे लिए साय नहीं, मेरे लिए चाय सही है। क्या शब्द सही है? चाय शब्द। ये इसने निरीक्षण किया, क्योंकि उसने निरीक्षण करके पता चला कि पृथ्वीकरण और शुद्धिकरण का मतलब पृथ्वी पे इस शब्द को कैसे बोला जा रहा है, तो उसने पाया कि पृथ्वीकरण पे चाय ऐसा बोला जा रहा है। अब वो भी क्या करेगा? इसका प्रयोग करेगा, किसका? कोशिश करेगा कि मैं साय के स्थान पर क्या बोलने लगूं? चाय। तो रचनात्मक के अंदर इन्होंने भाषा के ना 3 अंग बताए थे क्रेशन ने। रचनात्मक के अंदर पहले बालक निरीक्षण करता है, फिर शब्दों का पृथ्वीकरण करता है या शुद्धिकरण करता है, अंत में शब्दों का प्रयोग करता है। ये किसने कहा है दोस्तों? क्रेशन ने। भाषा का रचनात्मक दृष्टिकोण किसने दिया है? सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका क्रेशन। क्या हो जाएगा भाई? क्रेशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? एक 5 या 6 वर्ष का बालक आपकी भाषा की गलती को पकड़ लेता है, यह कथन है। यह कह रहा है भाई, ये लाइन किसने कही है कि एक 5 से 6 वर्ष का बालक आपकी भाषा की गलतियों को पकड़ लेगा? मतलब आप अपने घर के यदि पेरेंट्स हो, आपके सामने यदि बच्चा, आप उस बच्चे के सामने कोई अपशब्दों का प्रयोग करे हो ना, तो 5 से 6 साल का बच्चा आपकी भाषा को पकड़ लेगा और आपको कह देगा कि पिताजी माताजी आप जो प्रयोग कर रहे हो ना वो क्या है? 100% गलत है भाई, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बच्चा क्या कर सकता है भाई? प्रयोग कर लेता है ना। तो ध्यान रखना भाई, इसका ये बात किसने कही है? चोम्स्की ने, वाइगोत्स्की, दोनों ने या गेट्स ने? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भाई चोम्स्की ने। किसने कही थी? चोम्स्की ने। हाँ, जिसने कहा था कि हर बालक के ना अपने मस्तिष्क के अंदर एक भाषाई यंत्र लेकर के पैदा होता है, इसलिए अंदर बचपन से ही 1 से अधिक भाषा सीखने की उसके पास में ताकत होती है। कहीं पर भी उसको भेज दो, भाषा का अधिगम या अर्जन बहुत तीव्र गति से करता है। दोस्तों उसी ने यह बात कही कि यह भी जरूरी नहीं है कि बालक केवल अनुकरण से भाषा सीखे, क्योंकि प्रत्येक स्थान का जो वातावरण कभी भी परिमार्जित नहीं होता या ना व्यवस्थित नहीं होता, वातावरण अलग अलग होता है। तो जरूरी यह भी नहीं कि अनुकरण से सीखे। यदि बालक ने अनुकरण से सीखता, मान लो कि ऐसा कोई वातावरण है जहां पे गाली गलौज या अपशब्दों में ज्यादा प्रयोग की जा रही है, वहां से यदि कोई बालक भाषा सीखेगा तो वो क्या करेगा? गाली गलौज देना थोड़ी सीखेगा। वो 5 से 6 वर्ष का यदि बालक होगा ना, तो पहचान लेगा कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, ये शब्द वास्तविकता में बोलने लायक है या गलत है। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों? ये चोम्स्की ने कही थी। तो याद रखना भाई, चोम्स्की इसका सही आंसर होगा। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत आपने मनोविज्ञान में भी पढ़े होंगे कि वाइगोत्स्की ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए। वाइगोत्स्की भी गलत लिख दिया थोड़ा सा ना। वाइगोत्स्की ने कौन कौन से सिद्धांत दिए भाई? सामाजिकता का सिद्धांत, सांस्कृतिका का सिद्धांत, जैव विद्या का सिद्धांत या बी व सी दोनों? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसने सामाजिकता का सिद्धांत नहीं दिया है, उसने जैव सामाजिकता का सिद्धांत दिया भाई। कौन सा समझ दिया है उसने? जैव सामाजिकता का सिद्धांत दिया है। याद रखना, उसने किसका सिद्धांत दिया है? आपका जैव सामाजिकता का सिद्धांत दिया है। और एक सिद्धांत दिया है उसने सांस्कृतिकता का सिद्धांत। तो सांस्कृतिक सिद्धांत और जैव सामाजिकता का सिद्धांत, ये दोनों किसके द्वारा दिए गए? तो ये दोनों वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों ये वाइगोत्स्की ने ना बहुभाषिता का सिद्धांत भी दिया है। बहुभाषिका का सिद्धांत देने वाले 2 ही शिक्षा शास्त्री थे, एक था आपका वाइगोत्स्की और एक आपका था चोम्स्की। इन दोनों के नाम याद रखना दोस्तों। सही उत्तर होगा इसका बी व सी दोनों। क्या होगा दोस्तों? बी एवं सी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। यानी वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने के कई प्रकार के अंग बताए। तो ये पूछ रहा है कि उसने किस अंग पर ज्यादा फोकस किया भाई? अनुकरण पर, संप्रेषण पर, संस्कृति पर या सभी पर? देखो मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है कि भाषा सीखने का इसने शब्द महत्वपूर्ण अंग लगा लिया। अनुकरण से भी भाषा सीखता है, संस्कृति से भी भाषा सीखी जाती है, लेकिन इसने शब्द क्या लगा दिया? महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग की बात करें दोस्तों तो वाइगोत्स्की ने ना संप्रेषण को महत्वपूर्ण बताया। यदि भाषा में आपको योग्यता चाहिए तो
तो बालक जितना संप्रेषण करेगा, जितना एक दूसरे से बातचीत करेगा, जितना विचार विमर्श करेगा, उतनी उसकी भाषा क्या होगी भाई, अच्छी होती चली जाएगी। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका, संप्रेषण। क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका, संप्रेषण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैं ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रहा हूं, इसका ये तो फायदा है आपको कि साथ साथ में टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा पार्ट छूटे भी नहीं कि उसके जैसे वाइगोत्स्की आज आ गए हैं ना, तो मैं वाइगोत्स्की को साथ साथ में क्लियर भी करा दूं कि भाषा शिक्षण में कहां कहां क्या क्या बात की है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपको अंदर कंफ्यूजन जो है ना किसी प्रकार का ना रहे। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार ये पूछ रहा भाई, वाइगोत्स्की के अनुसार विचारों और भाषाओं में गहरा संबंध होता है। क्या वाइगोत्स्की ने यह कहा था विचारों के विकास एवं भाषा विकास में गहरा संबंध है? क्या वाइगोत्स्की ने यह कहा था भाषा एवं विचार एक दूसरे के विपरीत हैं, भाषा एवं विचार एक साथ उत्पन्न होते हैं? तो इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है? दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि वाइगोत्स्की ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? विचारों के विकास एवं भाषा के विकास में गहरा संबंध है। इसने कहा कि व्यक्ति के अंदर विचार का विकास करो या फिर भाषा का विकास करो, इन दोनों के अंदर क्या होता है भाई, गहरा संबंध होता है। क्या होता है दोस्तों, गहरा संबंध होता है। यानी कि आपके विचार जितने ऊंचे होंगे उतनी अच्छी आपकी भाषा होगी, या आप यूं कह सकते हो आपकी भाषा जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे आपके विचारों का क्या होगा, विकास होगा। तो इसने ये बात कही थी विचारों के विकास में और भाषा के विकास में गहरा संबंध है। जितने अच्छे उनके विचारों की आप विकास करोगे ना उतनी अच्छी उसकी भाषा क्या है, अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ये बात किसने कही है? तो ये बात वाइगोत्स्की ने कही है। दोस्तों किसने कही है? वाइगोत्स्की ने। इसका जो उत्तर सही होगा ना वो कौन सा होगा आपका, बी वाला। ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए कौन से टीचर क्या पढ़ाता है ना उससे मुझे नहीं, पहले भी कुछ लोग है ना बच्चे मेरा लाइव चैट में पढ़ रहा था ना, उनको ऐसा लगता है भाई गुरुजी देखते नहीं है, नजर मेरी सब जाती पर कहता मैं कुछ नहीं। कुछ कह रहे थे ना भाई उस गुरुजी से पढ़ते हैं, वो गुरुजी अच्छा है वहां चले जाओ ना। देखो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जहां चाहो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा है ना उससे पढ़िए। मैं आपके ऊपर कभी ये बंदिश नहीं पढ़ाता कि आप मेरे चैनल पर भी पढ़िए। मैं तो आपको कह रहा हूं भाई आपको तो रीट निकालनी है ना, जहां जहां आपको रीट निकालने का फायदा मिलता है कि हाँ ये अध्यापक मुझे रीट निकालने में मेहनत हमारा साथ दे सकता है या मुझे फायदा होने वाला ना, वहां सब जगह से आप पढ़ लो भाई। मेरा टारगेट भी यही है कि आपकी भाई रीट क्लियर हो जाए भाई। हमारा लक्ष्य भी क्या है, जो मुझे पढ़ रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए क्या है भाई, मेरा टारगेट यही है कि जो उसका क्या हो जाए, रीड क्लियर हो जाए। तो रीड क्लियर के लिए आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं ना वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं यहाँ पे ना। लेकिन ना कमेंट के अंदर अपन इस तरह की बात करते हैं हम उस टीचर से पढ़िए, वहां आ जाइए, वहां आ जाइए ना। आप ऐसे ही अपना समय व्यर्थ ना करें। जिनको जहां पे जो टीचर अच्छा लगता है ना वहां जाकर के आप पढ़िए, वहां से भी पढ़िए, और मैं अच्छा लग रहा हूं तो मेरे से भी पढ़िए। आपका अंदर ना स्वतंत्रता का अधिकार है, आप 10-10 टीचरों से पढ़ सकते हो। बस ना अपने आप को मजबूत करो, जहां से भी पढ़ो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। रीड क्लियर हो जानी चाहिए भाई, क्या हो जानी चाहिए, रीड क्लियर। लेकिन मेरा तो एक टारगेट है ना, मैं और टीचरों की तरह ना 1 घंटे में 20 प्रश्न करवा करके आपका माथा नहीं खा सकता। दोस्तों मैंने बड़ी बड़ी फैकल्टी देखी है ना, वो 10 घंटे की मैराथन क्लास लगाती है और प्रश्न कराती है 100-110। कितने करवाती है? 100-110। यहां अपन 10 घंटे की क्लास लगा रहे हैं और अपने ना कितने हो जाएंगे प्रश्न, 500। अरे उनसे 5 गुना अपन आगे चलते हैं। दोस्तों कितने गुना आगे चलते हैं? 5 गुना। 10 घंटे की मैराथन क्लास में 100 प्रश्न समझा रहे हो आप। अरे दम तो एक भले 1 घंटे की लगा रहे हैं ना, लेकिन 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 10 घंटे में अपने कितने होते हैं? 500 होते हैं। दोस्तों तो मैं उनसे ये तो बात सही कि मेरी स्पीड तो भाई तेज गति से रहेगी, भागेगी तो यही, इसलिए मैं कमेंट भी नहीं पढ़ता, ना कभी कहता हूं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इतना टाइम भी नहीं है, आप ना रीड की तैयारी करो और कुछ मत करो। प्रश्न पूछ रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का प्रकार है। तो वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने के 3 प्रकार बताए। दोस्तों कितने पढ़ते हैं? 3। एक तो बताया इन्होंने सामाजिक वाक, दूसरा बताया मुक्त अंत वाक, और तीसरा बताया निज वाक। देखो सामाजिक वाक में क्या बताया? सामाजिक वाक में बताया कि बालक वह शब्द सीखता है जो उसके सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप हो। ऐसे शब्दों को ग्रहण करना जिसमें उसको बालक को समाज में रहना सिखा दिया जाए, या उसके समाज के अंदर रहने के लिए वह शब्द काफी हो, समाज के अंदर बोलचाल के लिए वह शब्द काफी हो। इसलिए सामाजिक पूर्ति के लिए जो शब्द सीखेंगे वो सामाजिक वाक। देखो मुक्त अंत वाले वाक और निज वाक दोनों सेम है। मुक्त अंत वाक में क्या होता है, जो छोटा बालक होता है ना वह अपने आप में बोलता रहता है, जैसे अपने बड़े लोग बोलते हैं ना, उसको सुन करके ऐसे ही ना अटपटी सी आवाज में बोलता है, शब्द की स्पष्टता कुछ नहीं निकलती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको ये एहसास हो जाता है कि भाषा है ना सीखनी पड़ती है, ऐसे नहीं निकलेगी, शब्द सुनना पड़ेगा, शब्द बोलने का प्रयास करना पड़ेगा, अपन सीधे ही नहीं बोल सकते। ये कौन सा कहलाएगा? मुक्त अंत, जिसमें बालक अपने आप बोलता है, दूसरों को देख करके, अकेले में बोलता है, सुनने वाला कोई नहीं होगा फिर भी बोलता जाएगा।
फिर निज वाग में बात करें, इसमें भी बालक अकेला ही बोलता है, यहाँ पे सुनने वाला कुछ नहीं होता है। लेकिन निज वाग में क्या होता है कि जब बालक मानसिक काम करता है ना, ऐसे कोई मानसिक प्रक्रिया करता है ना, मानसिक काम करते समय वो जोर जोर से बोलता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, ये गाड़ी वगैरह उनके कोई छोटा खिलौना है खराब हो गया ना, वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और ठीक नहीं हो रहा ना जोर से चिल्लाते हैं उस बच्चों को ठीक करना। कोई नहीं होगा तो अपने आप पर चिल्लाएंगे जोर से, लेकिन चिल्लाएंगे। ये वाक कौन सी है? निज वाक, जो अपने आप से बात करता है, वह बात कौन सी कहलाई थी आपकी? निज वाक। तो ये सामाजिक वाक, मुक्त वाक और निज वाक, ये तीनों भाषा के सीखने के प्रकार किसने बताए? तो ये तीनों प्रकार बताए दोस्तों वाइगोत्स्की ने बताए। किसने बताए? वाइगोत्स्की। अरे वाइगोत्स्की ने भाषा में बहुभाषिकता के अंदर बहुत सारा काम किया, तो मैं क्लियर करवा दिया आपका चैप्टर यहाँ पे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। भाई ये ना हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। संस्कृत का पाणिनि, जो पाणिनि है ना, जिसने संस्कृत व्याकरण के अंदर, हाँ, संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, या संस्कृत व्याकरण में श्रेष्ठता हासिल की थी, है ना, पराकाष्ठा हासिल की थी उसने। लेकिन ये जो है ना, ये पूछ रहा भाई हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? तो पाणिनि है, तो पाणिनि तो कहेंगे नहीं, दंडी संस्कृत का है। राम गोपाल यादव तो बहुत लेटेस्ट आदमी है भाई। सही उत्तर होगा इसका कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम है दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु। इस कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का क्या कहा जाता है भाई? पाणिनि कहा जाता है। ये हिंदी में निष्णात था। हिंदी में किसकी प्राप्ति कर रखी थी भाई? निष्णात था, हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता था दोस्तों। जिस प्रकार के संस्कृत व्याकरण का ज्ञाता पाणिनि था ना, ठीक उसी प्रकार के हिंदी का श्रेष्ठ ज्ञाता कौन था दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु। कभी कभी कामता प्रसाद गुरु की कोई पुरातन किताबें ना ऑथेंटिक बुक के रूप में भी चलती है, जिनको देख करके बहुत सारी भी नवीन रचनाएं भी मार्केट में आ गई है दोस्तों। तो कभी आप बड़ी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा ये कामता प्रसाद गुरु कौन था दोस्तों, इसकी पुस्तकों से। तो ये ना हिंदी व्याकरण का क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। तो हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु को। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, मौखिक भाषा के संदर्भ में असत्य कथन है। मौखिक का मतलब होता है दोस्तों बोलना। बोलने के संदर्भ में सत्य नहीं पूछा है इसने। कौन सा पूछा है दोस्तों? असत्य कथन पूछा है। तो इसके अंदर असत्य कथन कौन सा है भाई? इसकी मूलभूत इकाई ध्वनि है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बोल रहे हो ना, किसके द्वारा बोलोगे भाई? ध्वनि के द्वारा बोलोगे, तो मूलभूत इकाई तो ध्वनि होगी। सही है। यह उच्चरित होने के तुरंत बाद समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, आपने बोला और शब्द खत्म, कोई इसका प्रूफ नहीं होता है कि आपने बोला या नहीं बोला, तो ये उच्चरित होते ही तुरंत समाप्त हो जाती। सही है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। डॉट लगाओ इसको। इसमें श्रोता का होना आवश्यक है। हाँ भाई, बोल रहे हो तो श्रोता होना तो चाहिए ना, भले आपके सामने नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे आप फोन पे बात करो तो श्रोता आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी श्रोता सुन रहा है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष भी है तो है ना दोस्तों। तो सही उत्तर ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा, ये भाषा का अस्थायी रूप है। अरे मौखिक परीक्षा भाषा का अस्थायी नहीं दोस्तों, भाषा का अस्थायी रूप है। कैसा रूप है भाई? अस्थायी रूप है भाषा का। अस्थायी रूप तो लिखित होता है दोस्तों। मौखिक भाषा के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? यह भाषा का अस्थायी रूप है। ये तीनों इसके सही होंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लिखित नहीं है भाई, लिखित भाषा के संदर्भ में असत्य कथन है। पहले मौखिक भाषा के संदर्भ में पूछा था, अब किसके संदर्भ में पूछ रहा है भाई? लिखित भाषा के संदर्भ में। देखते क्या है, इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। बिल्कुल सही है भाई। मौखिक परीक्षा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। लिखित परीक्षा की आधारभूत ध्वनि क्या है? आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है, क्योंकि लिखते वक्त वर्ण काम आते हैं। ये तो 100% सही है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अस्थायी रूप कौन सा है? मौखिक। यह भाषा का अस्थायी रूप है। यह भाषा का गौण नहीं, गौण। हाँ, यह भाषा का 100% दोस्तों गौण रूप है। यह भी सही है। इसमें वक्ता श्रोता की अपेक्षा करता है। अरे बिल्कुल नहीं करता। इसमें वक्ता कभी भी श्रोता की अपेक्षा नहीं करता। उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं ना, वो है ना अपनी कॉपी या रजिस्टर के अंदर क्या करेगा? लिख देगा। इसके अंदर श्रोता का होना कोई जरूरी नहीं है। वो विचारों को वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त करता है ना। श्रोता कहाँ चाहिए? जब आप है ना ध्वनि के द्वारा अपने विचारों को पहुंचा रहे हो, तब श्रोता चाहिए। यदि केवल वर्णों के द्वारा पहुंचा रहे हो ना, तो श्रोता की होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है ना आपको कॉपी के अंदर लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे श्रोता नहीं होता, श्रोता की अपेक्षा नहीं करता। इसने असत्य की बात पूछी ना, ये 100% क्या है दोस्तों? असत्य। डी सही होगा इसका। ये देखिए भाई अगला प्रश्न, त्रिभाषाई सूत्र में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया दोस्तों? तो त्रिभाषाई सूत्र की बात करें दोस्तों, तो त्रिभाषाई सूत्र के अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई। मैंने पहले ही आपको बताया था, एक तो मातृभाषा, एक आधुनिक भाषा और एक भारतीय आधुनिक भाषा। 3 प्रकार को किसमें जोड़ा गया था? आपका
त्रिभाषाई सूत्र में जोड़ा गया। मातृभाषा मतलब आपके क्षेत्र या आपके माँ के मुख से निकली हुई भाषा, यानी उस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है, मातृभाषा। आधुनिक भाषा ऐसी भाषा जो लगभग पूरे विश्व में समान रूप से चलती और समझती हो, जैसे अंग्रेजी जिसे हम भी पढ़ते हैं। और भारतीय आधुनिक भाषा यानी भारत में जो 22 भाषाओं को संविधान में स्थान मिल रखा है ना, उसमें से कोई भी भाषा। ये त्रिभाषाई सूत्र का मतलब क्या होगा, इन 3 भाषाओं में से एक, तीनों भाषाएं ना अध्यापकों बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ये पूछ रहा भाई त्रिभाषाई सूत्र में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया दोस्तों, तो ना भारतीय आधुनिक भाषा को जोड़ा गया, आधुनिक भाषा को भी जोड़ा गया, मातृभाषा को भी जोड़ा गया, राष्ट्रभाषा को इसमें नहीं जोड़ा गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भाषा में क्रियाशीलता का सिद्धांत आधारित है। ये पूछ रहा है भाषा के अंदर क्रियाशीलता का सिद्धांत आधारित है, प्रयोग करने पर, सृजन पर, सक्रियता पर, उपयोग सभी पर। तो दोस्तों जानना क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, बालक क्रिया कर रहा है ना, सक्रिय रूप से क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया कर रहा है मतलब सृजन कर रहा है, सृजन भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। बालक प्रयोग कर रहा है, प्रयोग भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। तो ये पूछ रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत है, तो इन तीनों पर आधारित है दोस्तों। इसका उत्तर सही क्या होगा आपके, उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भाई भाषा के किस सिद्धांत में आवश्यकता, रुचि, प्रयोजन मुख्य तत्व हैं। ये कह रहा है भाषा के सिद्धांत के अंदर। देखिए मैं साथ साथ में आपको देखो वायगोत्स की पूरी करा दी, भाषा के ना अभिलक्षण बता दिए, भाषा की प्रकृति बता दी, अब भाषा के सिद्धांत भी बता दूंगा प्रश्नों के माध्यम से। तो जुड़े रहिए, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं मैं, है ना, सब टॉपिक वाइज चल रहा हूं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ, घबराओ मत, है ना। ये पूछ रहा है आवश्यकता, रुचि और प्रयोजन ये किस सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं, प्रेरणा के सिद्धांत पर, क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के सिद्धांत पर, या विविधता के सिद्धांत पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। किसके आधार पर, प्रेरणा के सिद्धांत पर। बालक को यदि आप किसी चीज की प्रेरणा दे रहे हो, कोई चीज सिखा रहे हो ना, तो सबसे पहले तो रुचि का पता करो। किसका पता करो भाई, आपकी जो प्रेरणा है उसमें बालक का इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी बात में इस चीज का पता करो कि जो आप प्रेरणा दे रहे हो ना, उस बालक को उसकी आवश्यकता है या नहीं है, जीवन में उसकी आवश्यकता पड़नी है या नहीं है, इसका पता करो। तीसरे नंबर प्रयोजन, भाई आप जो बालक को दे रहे हो ना, वह क्यों दे रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है। इन तीनों का पता किसके अंदर किया जाता है, प्रेरणा के सिद्धांत के अंदर किया जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, प्रेरणा का सिद्धांत। ये तीनों इसके सही उत्तर नहीं होंगे, ए इसका 100% क्लियर आंसर होगा दोस्तों। ये क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी नहीं है ना, सिद्धांत भी ये प्रेरणा का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत किस पक्ष पर आधारित है, बोलचाल का सिद्धांत किस पक्ष पर आधारित है। दोस्तों बोलचाल के सिद्धांत के बारे में अपन बात करें किस पक्ष पर आधारित है, तो बोलचाल का सिद्धांत क्रियात्मक पक्ष पर, भावात्मक, व्यवहारिक या संज्ञानात्मक। बोलचाल की भाषा बालक कहाँ सीखता है भाई, परिवार में सीखता है, समाज में सीखता है। व्यवहारिक भाषा है, ये कौन सी भाषा है दोस्तों, व्यवहारिक। तो ये क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष नहीं है दोस्तों, ये किस पक्ष पर आधारित है भाई, बोलचाल की भाषा व्यवहारिक सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित भाई, व्यवहारिकता का सिद्धांत। व्यवहारिकता का सिद्धांत ये कहता है बोलचाल का सिद्धांत, बोलचाल के द्वारा बालक क्या करता है भाई, सीख जाता है। जहां जैसे लोग जैसी भाषाएं बोलते हैं वैसा बालक धीरे धीरे सीख जाता है। ये किसके ऊपर है दोस्तों, तो ये व्यवहारिक पक्ष पर है दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। जैसी संगत वैसी रंगत किस सिद्धांत को दर्शाता है, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे लोगों की भाषा आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे अच्छी भाषा सीखोगे, है ना। जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे बच्चों के साथ में रहोगे आप अपशब्द सीखोगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत ये किस सिद्धांत को दर्शाता है, साहचर्य का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। दोस्तों बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत क्या कहता है, बालक का एक पक्षी भाषा पर ध्यान देकर भाषा के एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना, बहुपक्षीय सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, जो आपने सीख लिया उसको बार बार दोहराओ, है ना, पुनरावृत्ति करोगे आपको याद है कि भूल गए, ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, वह शब्द या वह प्रक्रिया जो बालक स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, यानी कि ऐसी कुछ चीजें होती है ना जो सिखाई नहीं जाती जिससे सीख जाता है। जैसे बालकों को कभी गालियां सिखाई नहीं जाती हैं, फिर भी बालक को पता होता है कि ये शब्द है ना गाली के रूप में आता है, ये शब्द ये गाली है, किसी ने उसने गाली की ट्रेनिंग थोड़ी दी, वो सीख जाता है। ये स्वाभाविकता का सिद्धांत है दोस्तों,
तो ये पूछा जैसी संगत वैसी रंगत, ये साहचर्य का सिद्धांत कहलाता है। आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसी भाषा क्या करोगे, सीख जाओगे, है ना। जैसे आप यानी भारत में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको जन्म लेते ही इंग्लैंड में छोड़ दो, वो 5 साल का होता होते ना अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। इंग्लैंड का कोई बच्चा है, उसको भारत में छोड़ दो, वो 5 साल का होते होते जिस क्षेत्र में रह रहा होगा उस क्षेत्र की भाषा सीख जाएगा। ये कहलाता है आपका साहचर्य का सिद्धांत। कौन सा कहलाता है भाई, साहचर्य का सिद्धांत। 524 में ए सही होगा दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, शिक्षण विधि सुनिश्चित करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है ना। उस दिन कह रहे थे ना गुरुजी बहुत छोटे प्रश्न ला रहे हैं, आज लग नहीं रही होगी हवा की प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना, इस टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए आपको भाई। जितना लेवल के प्रश्न आ रहे हैं ना उतने लेवल के मैं आपको बता दूंगा अभी तक। तो ये क्या कह रहा है, देखिए शिक्षण विधि सुनिश्चित करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है भाई। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। ये कह रहा है भाई शिक्षण सूत्र सुनिश्चित करना, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, बाल केंद्रितता का कोई सिद्धांत नहीं है और मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत भी नहीं है। देखो मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत क्या कहता है, शिक्षण जो है ना, भाषा जो है ना किस तरीके से सिखाओ, मनोवैज्ञानिक ढंग से सिखाओ। बाल केंद्रित का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, बालक को केंद्र मान करके भाषा सिखाना। शिक्षण सूत्रों का मतलब वही सरल से कठिन वाला है, वो शिक्षण सूत्र। ये कह रहा है शिक्षण विधि सुनिश्चित करने का, भाई किस शिक्षण विधि के द्वारा आप भाषा सिखाओगे ये सुनिश्चित करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये आता है आपका चयन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है भाई, चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे, किस भाषाई सहायक सामग्रियों का प्रयोग करोगे, किस भाषा यंत्रों का प्रयोग करोगे, कौन सी विषय वस्तु का चयन करोगे। तो जहां जहां पे चुनना होता है ना, वहां कौन सा सिद्धांत आता है आपका, चयन का सिद्धांत। सही क्या हो जाएगा भाई आपका, सी। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब गद्य पद्य शिक्षण चलेगा, थोड़ा सा देखना। ये कह रहा भाई विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण जो आप कराते हो ना, उसके क्या क्या उद्देश्य भाई। छात्र में स्वाध्याय की आदत का विकास करना, बिल्कुल सही है। गद्य शिक्षण करेगा तो घर पे जाकर के पढ़ना सीख जाएगा। तथ्यों को समझने तथा उन्हें जीवन में उतारने की क्षमता का विकास करना, यह भी सही है भाई। मौन पाठन में दक्ष करना ना, गद्य शिक्षण मतलब मौन पाठन भी होता है उसके अंदर, है ना। साइलेंट पढ़ने के उसको एक्सपर्ट करना, यह भी इसका उद्देश्य है भाई। इसका तो सही आंसर 100% क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। यह रहा आपका प्रश्न। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में शब्द की व्याख्या करने की विधि नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई, विधि नहीं है, यानी कि गद्य शिक्षण आप करवा रहे हो ना, गद्य शिक्षण करवाते ऐसे कई कठिन शब्द आएंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा व्याख्या के द्वारा। तो ये पूछ रहा है भाई गद्य शिक्षण में शब्दों की व्याख्या करने की अलग अलग विधियां हैं, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शब्दों की व्याख्या नहीं की जा सकती। भाई अभिनय विधि 100% की जा सकती है। ऐसा कोई कठिन शब्द है जो बालक नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप ऐसे शब्दों का संकलन करके एक अभिनय तैयार कर दोगे, एक नाटक तैयार कर दोगे, बालकों से नाटक करवाओगे और वही शब्दों को बार बार दोहराओगे उस नाटक के दौरान, तो बालक के अंदर उस शब्द की व्याख्या हो जाएगी। वस्तु प्रदर्शन विधि, कोई ऐसा शब्द है जो बालक नहीं सीख रहे ना, तो उस शब्द की वही वस्तु उसके सामने प्रस्तुत कर दो। जैसे मारकर शब्द बोल करके नहीं सीख रहे हो ना, तो मारकर उनके सामने रख दिया, यह भी शब्दों की व्याख्या है। वाक्य प्रयोग विधि, अरे वाक्य में प्रयोग करके सिखाना, यह भी शब्दों की व्याख्या है। शब्दों की व्याख्या की जा सकती है, शब्द समझाया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के माध्यम से कभी भी शब्दों की व्याख्या नहीं की जा सकती। कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्नों के माध्यम से कैसे समझाएंगे, नहीं समझा सकते दोस्तों। ये उत्तर इसका 100% नहीं होगा दोस्तों, करने की विधि नहीं है, प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। शब्दों की व्याख्या करने की विधि है अभिनय विधि, वस्तु प्रदर्शन विधि, वाक्य प्रयोग विधि, है ना, संधि द्वारा समझाना, समास द्वारा समझाना, उपसर्ग प्रत्यय के द्वारा समझाना, ये सारे के सारे क्या है भाई, व्याख्या के द्वारा समझाना। ये सारे के सारे गद्य शिक्षण की ना व्याख्या करने की विधि है। सही उत्तर क्या होगा इसका, डी। ये रहा अपना अगला प्रश्न। निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। पहले क्या पूछा था भाई, गद्य शिक्षण में शब्दों की व्याख्या करने की विधि नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि नहीं है भाई। अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या तुलना विधि। अर्थबोध विधि का मतलब होता है शब्दों का अर्थ बताते अर्थ समझाते सिखाना, बिल्कुल इसके द्वारा गद्य शिक्षण कराया जाता है। व्याख्यान विधि, तो गद्य शिक्षण अधिकांश व्याख्यान विधि के द्वारा होता है। प्रश्नोत्तर विधि, अरे यहाँ कोई प्रश्नोत्तर विधि आप गद्य शिक्षण के दौरान पढ़ाते बीच बीच में प्रश्न भी करते हो, प्रश्नों के माध्यम से गद्य को समझा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तुलना विधि, दोस्तों तुलना विधि जो है ना वो गद्य शिक्षण की नहीं दोस्तों, पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है भाई,
पद्य शिक्षण की विधि है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधि नहीं है। अरे गद्य शिक्षण की ये तुलना विधि नहीं है, ये तीनों तीनों किसकी विधि है? आपके गद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से पद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से पद्य शिक्षण का उद्देश्य पूछ लिया आपने। पद्य शिक्षण का मतलब कविता शिक्षण, कविता जो आप करा रहे हो, पद्य जो आप पढ़ा रहे हो, उसका क्या उद्देश्य नहीं है? क्या कह रहा है ये? छात्रों को मनोप्रयोग पूर्वक सुनने के योग्य बनाना, कल्पना शक्ति का विकास करना, द्रुत गति से पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उचित लय गति स्वर का ज्ञान कराना। अब आप कविता पढ़ रहे हो ना, मनोप्रयोग पूर्वक सुनने योग्य बनाना, मन लगा करके कहाँ सुनते हैं बच्चों? जब कविताएं गा करके पढ़ते हो। ये तो 100% इसका उद्देश्य है। कल्पना शक्ति का विकास, तो भाई कविता के अंदर मुख्य रूप से कल्पना शक्ति का विकास ही होता है। कविता सुनाओ या कहानी सुनाओ, कल्पना शक्ति का विकास तो होगा। ये पूछ रहा भाई द्रुत गति से पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, दोस्तों ये नहीं होता। द्रुत गति के अंदर ना गद्य को पढ़ा जाता है, पद्य को नहीं पढ़ा जाता। पद्य को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? लय, गति और स्वर के साथ में पढ़ा जाता है। सुर लगा करके गा करके पढ़ा जाता है। द्रुत गति से तो गद्य शिक्षण को पढ़ा जाता है। ये कह रहा है भाई नहीं है, तो ये नहीं है भाई। द्रुत गति से पढ़कर अर्थ ग्रहण करना इसका उत्तर नहीं होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कविता पाठ के कितने प्रकार हैं? क्या कह रहा है आपसे? कविता पाठ के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार की यदि अपन बात करें दोस्तों कि कौन कौन से प्रकार है और कौन कौन से नहीं है, तो मैं बताऊं आपको भाई 2 प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं भाई? 2 प्रकार है। कौन कौन से हैं 2 प्रकार? एक तो है भाई रस और एक है आपका बोध। एक तो है आपका रस और एक क्या है आपका बोध। कविता को केवल 2 तरीके से, रस का मतलब आपने ऐसे पढ़ लिया जिसको गाने में तो आनंद आ रहा है लेकिन इसका अर्थ नहीं पता। केवल आप पढ़ते हो, सुनते हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है नहीं पता। जैसे अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वाली चौपाइयां जो पढ़ते हैं रामचंद्र की राम स्तुति, उसके अंदर क्या होता है? पढ़ने में तो अच्छी लग रही है, गा करके तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। वो कहलाएगा आपका रस पाठ। कौन सा पाठ कहलाएगा भाई? रस पाठ, जो केवल आनंद की अनुभूति देता है, अर्थ ग्रहण नहीं हो सकता, अर्थ नहीं पता। एक होता है बोध पाठ। भाई बोध पाठ में क्या होता? रस तो इसमें भी होगा लेकिन साथ में इसका अर्थ भी पता होगा। भाई इसको भी गा के ही पढ़ा जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा हम गा करके पढ़ते हैं और साथ साथ में उसका अर्थ भी हमें क्या है? पता चल रहा है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। कविता पाठ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है भाई। एक तो होता है रस पाठ और एक होता है आपका बोध पाठ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कविता शिक्षण की विधि नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी विधि है जो कविता शिक्षण की नहीं है। कविता शिक्षण की जो विधि नहीं होगी वह पद्य शिक्षण की भी नहीं होगी दोस्तों। तो अब देखते हैं कौन सी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अभिनय विधि, गीत विधि, अवबोध विधि या कथन प्रणाली विधि। दोस्तों अभिनय विधि के द्वारा कविता सिखाई जाती, नाटक, गीत विधि हो सकती है, अवबोध विधि बोध के द्वारा समझा करके, ये दोनों में कथन प्रणाली, ये कथन प्रणाली विधि कविता की नहीं है दोस्तों, ये गद्य शिक्षण की है। किसकी है भाई? गद्य की। ये तीनों की तीनों कविता शिक्षण की विधि है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा भाई? डी। ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न। बिल्कुल की भी चर्चाएं नहीं करें दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट चलने दे प्रश्नों को, है ना। हाँ, गति अपनी बनाए रखें, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे ना फ्लो टूट जाए दोस्तों। मैं थक भी जाता हूँ ना, दिन भर इतनी क्लासें लेनी पड़ती ना, तो भी मैं जोश क्रिएट करता हूँ रात को ना। आपके अंदर थकान मैंने कहा ना, हफ्ते भर का कोर्स और बाकी है, बस सब जगह से मैं कोर्स निपटने वाला हूँ। फिर अपना चैनल है और अपन है, मैं सारा का सारा फोकस केवल इसी के ऊपर करूंगा दोस्तों, और आपको बढ़िया से ना 50 नंबर की शिक्षण वीडियो की तैयारी करवा दूंगा। आप मेरे साथ केवल बने हुए रहना। निम्न में से पद्य शिक्षण की विधि है। क्या पूछ रहा भाई? निम्न में से पद्य शिक्षण की विधि है। तो पद्य शिक्षण की विधि के बारे में बात करें, पहले गद्य शिक्षण के बारे में पूछा, अब बोला विधि है। कथन प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली या चित्र प्रदर्शन। तो चित्र देख करके व्याख्या करना गद्य शिक्षण की है, प्रश्नोत्तर गद्य की है, समीक्षा प्रणाली 100% पद्य शिक्षण की है दोस्तों। कौन सी है? पद्य शिक्षण, जिसमें कविता की समीक्षा की जाती है, क्या सही है और क्या गलत है। समीक्षा प्रणाली किसकी है भाई? पद्य शिक्षण की विधि है। ये कथन प्रणाली भी नहीं है। समीक्षा प्रणाली जो है ना भाई, उच्च स्तर के लिए उपयोगी। कौन से स्तर के लिए? माध्यमिक कक्षाओं के लिए कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। कौन सी भाई? समीक्षा प्रणाली। तो सही उत्तर होगा इसका बी। यह रहा आपका अगला प्रश्न। कहानी शिक्षण की विधि नहीं है। कहानी शिक्षण की विधि
नहीं है। क्या कह रहा है भाई, कथन प्रणाली, वाचन प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या अधूरी कहानी पूर्ति। अब देखो कहानी शिक्षण का मतलब क्या आ गया, गद्य, और मैंने अभी आपको बताया था कि पद्य शिक्षण की ये समीक्षा प्रणाली। तो बिना देखिए आंसर एक बार तो आप सही कर दोगे। लेकिन देखो कथन प्रणाली, वाचन प्रणाली और अधूरी कहानी पूर्ति, ये तीनों की तीनों किसकी है भाई, गद्य शिक्षण की है। किसकी है, ये पूछा गद्य शिक्षण की है। और ये पूछ रहा भाई नहीं है तो समीक्षा प्रणाली नहीं है, समीक्षा प्रणाली कविता की है। किसकी है भाई, कविता की है। सही उत्तर होगा सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, है ना। अब आपके प्रश्नों के अंदर ना कोई गुंजाइश नहीं बचेगी गलत होने की। पहले क्या हो रहा था, प्लस प्रश्न जो हो रहा था ना, वो क्या मेरे पास में समय की कमी थी, तो मैं जैसे जैसे प्रश्न ना सिलेक्ट करके ना टाइपर को देता था, वो टाइप करके ना बताता था और उसका आंसर मैं आपको बता रहा था, तो प्रश्नों में मिस्टेक भी हो रही थी। अब जो पीडीएफ आ रही ना, वो मैं स्वयं प्रश्न बना रहा हूं अपने हाथ से टाइप करके, तो कहीं मिस्टेक होने की संभावना ही नहीं है, कहीं गलती होने की संभावना ही नहीं है। पहले की जो क्लासें लगी थी ना, उसकी एक विश्लेषण क्लास, डाउट क्लास लगानी है, वो मैं ना अभी 1-2 दिन के अंदर लगाने वाला हूं, बहुत जल्द। तब तक अब आपके डाउट क्लास बस वही लगेगी, उसके बाद में डाउट क्लास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, प्रश्न गलत आने वाला नहीं है। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कहानी का मतलब क्या हो गया भाई, गद्य। कहानी का मतलब क्या हो गया भाई आपका, गद्य। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्रों को मुख्य रूप से विचारों को प्रस्तुत करने की कला का विकास करना, यथार्थ आदर्श जीवन की शिक्षा देना, विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनाना। कहानियां पढ़ा रहे हो, छात्रों को मुख्य रूप से विचार प्रस्तुत करने की कला का विकास देना, बिल्कुल सही है। अपने विचारों को ना मुक्त रूप से क्या करें, प्रस्तुत कर सके। यथार्थ आदर्श जीवन की शिक्षा देना, यह भी सही है, बिल्कुल है। विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनाना, कहानी के माध्यम से जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है पढ़ने के लिए। आपको पता है हिंदी शिक्षण के अंदर इसीलिए ना 2-5 पाठ छोड़ करके कहानी दे दी जाती थी। कहानी क्यों दे दी जाती थी, कहानी इसीलिए थी आपके अंदर क्या जिज्ञासा उत्पन्न और दूसरे पाठ को भी आप मन से पढ़ लो। सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका उपयुक्त सभी। देखिए निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, मौखिक कथन विधि और समवाय विधि। दोस्तों आपको पता है आगमन निगमन जो है ना श्रेष्ठ विधि मानी जाती है व्याकरण की। कौन सी विधि मानी जाती है भाई, श्रेष्ठ विधि। ये तो है। भाषा संसर्ग विधि बिल्कुल है, ये ना मैंने बताया था ना, व्याकरण का बिना ज्ञान दिए सीधी भाषा सीखना सिखाया जाता है, जिसमें रचना के तौर पर व्याकरण सिखाई जाती है, भाषा संसर्ग विधि। समवाय विधि मैंने आपको पहले ही बताई थी, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान साथ साथ में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता है, वह समवाय विधि। मौखिक कथन विधि नहीं होगी दोस्तों। मौखिक कथन विधि जो है ना गद्य शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है भाई, गद्य शिक्षण की विधि है। ये मौखिक कथन विधि इसकी नहीं होगी व्याकरण की। सही उत्तर आपके सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है। अब पूछा है विधि है, पहले नहीं थी। कौन सी विधि व्याकरण की है, देखो ना साथ साथ में आपको व्याकरण शिक्षण की विधि ही पता हो जाएगी कौन कौन सी व्याकरण की है। 2 प्रश्न मिलाएं और विधियां तैयार आपके पास में। तुलना विधि, अरे नहीं है, तुलना विधि कविता की है। किसकी है भाई, कविता की है। अर्थबोध विधि, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या उपयुक्त सभी, अरे अर्थबोध विधि भी नहीं है व्याकरण की। अर्थबोध विधि किसकी है भाई, गद्य और पद्य दोनों की है अर्थबोध। ये पूछ रहा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, हाँ पाठ्य पुस्तक प्रणाली किसकी है, व्याकरण की है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा व्याकरण पढ़ाई जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। व्याकरण शिक्षण का, यही है ना भाई, गलत तो नहीं आ गया, हाँ यही है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाई। व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है, व्याकरण शिक्षण जो आप व्याकरण सिखा रहे हो ना बच्चों का, क्या उद्देश्य नहीं है, मतलब 4 में से 3 उद्देश्य हैं। पहले कौन कौन से वो देखते भाई। छात्रों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराना 100% यह व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा सिखा रहे, कौन सी ध्वनि कहां से निकल रही है इसका ज्ञान कराया जाता है। छात्रों की भाषा शुद्धता को समझना या समझाना, बिल्कुल सही है भाई, भाषा की शुद्धता समझाई जाती है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अधिक शब्दों में कम बात करें, अरे ये नहीं है दोस्तों। व्याकरण के द्वारा तो ये सिखाया जाता है कि कैसे कम शब्दों में अधिक बात करें। ये क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि अधिक शब्दों में कम बात करें। अरे नहीं भाई, शब्द कम हो और बात अधिक हो, तभी तो व्याकरण का मतलब है ना। जैसे आते ना एकार्थक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं आते थे, पूरी लाइन के एक शब्द, लाइन इतनी, कभी नहीं मरने वाला अमर। तो ये अमर क्या है, इतनी बड़ी शब्दों को एक कर दिया। ये कौन सा ज्ञान है आपके पास में, व्याकरण का ज्ञान है। कभी बूढ़ा ना होने वाला अजर, अब ये क्या हो गया भाई, ये जो है ना पूरी लाइन का एक शब्द दे दिया गया है। तो इसके अंदर है ना अधिक शब्दों में कम बात नहीं, कम शब्दों में अधिक बात कही जाती है। ये व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। शुद्ध भाषा प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, ये भी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा भाई, सी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। रचना शिक्षण के प्रकार होते हैं। अरे ये तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। रचना शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार से रचना की जाती है, एक तो मौखिक रूप से और एक
लिखित रूप से। रचना शिक्षण के 2 प्रकार है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ये रहा आपका अगला प्रश्न। रचना शिक्षण की विधि है, रचना शिक्षण की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, भाषा यंत्र विधि, चित्र वर्णन विधि या उपयुक्त सभी। देखो सही है, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा यंत्र विधि, चित्र वर्णन विधि या उपयुक्त सभी। देखो भाषा यंत्र के अंदर रचना की जाती है और चित्र वर्णन के अंदर भी क्या की जाती है भाई, रचना की जाती है। 2 ऑप्शन एक जैसे मिले ना, उस समय आपको क्या सही कर देना भाई, उपयुक्त सभी। डिस्टर्ब यहां होंगे भाई, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा कैसे रचना की जाती है, तो है ना इसका प्रश्न ये होना चाहिए था यहाँ पे, रचना शिक्षण की विधि नहीं है। क्या प्रश्न होता है यहाँ पे, नहीं है, तो ये प्रश्नोत्तर इसका विधि नहीं है दोस्तों, ये दोनों तो इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे शब्द क्या होना चाहिए भाई, नहीं लगाना था। क्या लगाना था, नहीं। तो याद रखना भाई, रचना शिक्षण की विधि ये दोनों तो है भाई, भाषा यंत्र भी है और चित्र वर्णन विधि भी है या उपयुक्त सभी भी हैं। लेकिन इसका प्रश्न जो आया था ना परीक्षा के अंदर, जो परीक्षा के अंदर ये पूछा गया था, उस परीक्षा के अंदर ना सही इसको माना था, केवल और केवल किसको, चित्र वर्णन विधि को। क्योंकि इन्होंने भाषा यंत्र को क्या मान लिया कि भाषा यंत्र से बालक रचना नहीं करता है, भाषा यंत्र से केवल और केवल बालक शिक्षा प्रदान करता है, भाषा यंत्र के द्वारा कठिन शब्दों को बोलना सिखाता है ना, इसलिए इसको ना रचना के अंदर नहीं जोड़ा गया था। और प्रश्नोत्तर विधि वैसे भी रचना नहीं होती है, इसलिए ना यहाँ प्रश्न में नहीं था, नहीं, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न यही था और सही किसको माना था, चित्र वर्णन विधि। तो इस टाइप के ऑप्शन आए ना दोस्तों, चित्र वर्णन विधि को भी करना। लेकिन भाषा यंत्र विधि जो है ना, वो भी एक प्रकार की रचना विधि है, क्योंकि इसके द्वारा भी बालक नए नए शब्दों को बोल करके रिकॉर्ड करके वापस सुनता भी है, तो ये हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने नहीं मानी है तो अपन को भी नहीं माननी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चित्र वर्णन विधि। उपयुक्त सभी नहीं करना है इसमें, क्या हो जाएगा आपका, चित्र वर्णन विधि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि माना हुआ यही है, तो इसी को आपको सही मानना है दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अब पूछा इन्होंने कि कौन सी विधि रचना शिक्षण की नहीं है। समुदाय प्रणाली, अरे ग्रुप में रहकर के आप कोई भी काम करोगे 100% करोगे भाई। मंत्रणा प्रणाली, अरे सोचते हो, किसी भी चीज पे विचार करते हो, वो भी क्या है, बिल्कुल रचना कर ही रहे हो। उद्बोधन विधि, बोलते हो, रचना शब्द दिमाग में आते रहते हो, बोलते चलो, उद्बोधन विधि रचना का प्रकार है। निगमन विधि के द्वारा रचना नहीं की जाती है, यह व्याकरण की विधि है दोस्तों। किसकी विधि है, व्याकरण की, रचना शिक्षण की विधि नहीं है। सी इसका सही आंसर होगा। यह रहा आपका अगला प्रश्न। रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, शब्दकोश में वृद्धि करना, व्याकरण का ज्ञान देना, निरीक्षण चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना। ये कह रहा है भाई रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साहित्य के प्रति रुचि रचना के द्वारा की जाती है भाई। शब्दकोश में वृद्धि करना, ये भी रचना शिक्षण का उद्देश्य। कोई रचनात्मक कार्य कराया जा रहा है आपको, जैसे निबंध लिखाया जा रहा है तो रचना के द्वारा लिखाया जा रहा है, तो शब्दकोश की वृद्धि करना सही है भाई। व्याकरण का ज्ञान देना, रहे व्याकरण शिक्षण अलग होता है पूरा, व्याकरण शिक्षण रचना के अंतर्गत नहीं आता है। निरीक्षण चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना, यह बिल्कुल रचना के अंदर आएगा। मौखिक अभिव्यक्ति दे रहा है बालक, मौखिक बोल करके कोई भाषण दे रहा है तो रचना कर रहा है, वो क्या कर रहा है, निरीक्षण चिंतन तर्क शक्ति का विकास वहां होता ही होता है। ये तीनों सही है दोस्तों। व्याकरण का ज्ञान नहीं देता, व्याकरण शिक्षण पूरा का पूरा अलग होता है, ये रचना शिक्षण में नहीं आता है, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। सी सही उत्तर होगा इसका। भाषा शिक्षण में शिक्षण के तत्व होते हैं। भाषा शिक्षण में शिक्षण के कितने तत्व होते हैं, अरे शिक्षण कहीं पर भी कराओ शिक्षण के 3 ही तत्व होंगे, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। इन तीनों के आधार पर क्या कराया जाता है, शिक्षण। तो भाषा शिक्षण हो, गणित हो, पर्यावरण हो या विज्ञान हो, शिक्षण के जो अंग होंगे या तत्व होंगे वो 3 ही होंगे। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। यह रहा आपका प्रश्न। कौशल का सही प्रयोग करना भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है। कौशल का सही प्रयोग करना, यानी कि आपने जो कौशल सीखे हैं, सुनने के जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसका सही प्रयोग करना भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, अनुपात व क्रम का सिद्धांत, निश्चित अनुपात का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। दोस्तों क्रमबद्धता का सिद्धांत नहीं होगा। क्रमबद्धता का सिद्धांत का मतलब होता है क्रम से सीखना। क्या सीखना भाई, ये कह रहा है सही प्रयोग है ना, प्रयोग सही कैसे करना, क्रम से सीखना। अनुपात व क्रम का सिद्धांत, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अनुपात व क्रम का। किस कौशल को कितने अनुपात में कब सीखना है, यह सही प्रयोग होगा कौशल का। तो सही सिद्धांत कौन सा है भाई, अनुपात व क्रम का सिद्धांत। निश्चित अनुपात का सिद्धांत भी नहीं होगा और क्रमबद्धता का सिद्धांत भी नहीं होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। यह रहा अपना कि भाषा होती है, यह प्रश्न भी आया हुआ है, भाषा होती है अर्जन, कभी अर्जन तो कभी व्यवहारिक, सदैव व्यवहारिक या सदैव अर्जित। तो दोस्तों याद रखना, भाषा सदैव अर्जित होती है। भाषा हमेशा आप सीखते हो, क्या करते हो भाई, सीखते हो। भाषा अपने आप सीखोगे आप।
आपको कितनी भी अच्छी अंग्रेजी आती होगी, आपके जो बच्चे आएंगे ना वो अंग्रेजी बोलते हुए नहीं आएंगे। यदि उनको अंग्रेजी सीखना है ना, भाषा का व्यवहारिक अर्जन कर सकता है बालक, व्यवहारिक भाषा सीख सकता है, लेकिन अर्जन नहीं कर सकता। अर्जन के लिए तो उसको विद्यालय जाना पड़ेगा और अंग्रेजी की ग्रामर सीखनी पड़ेगी, सदैव अर्जित होती है दोस्तों। यह रहा प्रश्न आपका। संस्कृत भाषा में कौन सा शिक्षण नहीं होता? व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण या निम्न में से कोई नहीं दोस्तों। कहानी शिक्षण भी होता है, व्याकरण शिक्षण भी होता है। संस्कृत भाषा में रचना शिक्षण के नाम का कोई पद नहीं होता दोस्तों, याद रखना। रचना शिक्षण संस्कृत भाषा में नहीं होता। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। तर्क एवं मंत्रण, तर्क एवं मंत्रणा, मंत्रण नहीं, तर्क एवं मंत्रणा विधियों का संयुक्त स्वरूप है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें बालक तर्क भी करे और मंत्रणा भी करें? समुदाय, स्वाध्याय, आदर्श या अनुकरण? अनुकरण में तो नहीं करेगा, आदर्श कोई है ना इसका भाग नहीं है विधि का। समुदाय का मतलब ग्रुप होता है। स्वाध्याय दोस्तों, जब बालक स्वयं पढ़ता है ना तब वो तर्क भी करता है और मंत्रणा भी करता है। आप जब किसी चीज को अकेले घर पे जाकर के पढ़ोगे ना तब इसके ऊपर तर्क भी करोगे और चिंतन भी करोगे। जैसे आपने गुरुजी ने गणित के सवाल विद्यालय में सिखाए, अब घर जाकर के उन्हीं गणित के सवालों को आप सही कर रहे हो ना, तो घर बैठे बैठे उनको तर्क भी करोगे, उनके ऊपर मंत्रणा भी करोगे, उनके ऊपर चिंतन भी करोगे। तो इनका जो संयुक्त रूप होगा ना वो क्या होगा आपका? स्वाध्याय। बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा को कहते हैं। क्या कह रहा है ये? श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य विधा को कहते हैं। साहित्य की वह विधि जो लोगों के मन को अधिक प्रभावित करे, सबसे अधिक आपको अच्छी लगे, कौन सी लगती है? शायरी सुनना अच्छी लगती है, कविताएं सुनना अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये गद्य नहीं होगा, नाटक नहीं, कहानी नहीं, सबसे अच्छा क्या है? काव्य। कविताएं सबसे अच्छी लगती है, शायरियां सबसे अच्छी लगती हैं, तो सर्वाधिक प्रभावित कौन करेगा? आपका काव्य। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक सरल एवं प्रभावी विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि प्रश्न ऐसा पूछे व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, आगमन निगमन दोनों नाम यदि एक साथ में है ना तब तो आप आगमन निगमन को सही करना, लेकिन आगमन निगमन दोनों अलग है ना तो आगमन को सही करता दोस्तों। आगमन विधि जो होगी ना वो कैसी होगी भाई? सर्वाधिक सरल और प्रभावी विधि होगी। व्याकरण सीखने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कौन सी? आगमन। यह आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, मैं विधियों के प्रश्न लेकर के आ रहा हूं ना, वहां पे आके कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। और वैसे भी मैंने आपको कह दिया कि मैं विधियां आपको पढ़ाने वाला हूं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। यह रहा आपका अगला प्रश्न। भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है गद्य, भाषा, कविता या रचना। आप अपने भाव और विचारों को कला के रूप में कहां अभिव्यक्त करते हो? आपके अंदर जो भावनाएं हैं और जो विचार हैं उनको कला, आर्ट के द्वारा प्रेजेंट करना। आर्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रचना करना। आर्ट का मतलब ही क्या हो गया? रचना करना। तो रचना करना, भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति कहां देते हो? रचना में देते हो दोस्तों, कविता, भाषा, गद्य के अंदर नहीं देते हो। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। यह रहा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने पर अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ कराना भी एक उद्देश्य है, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना भी एक प्रकार के उद्देश्य है, प्रश्न पूछकर अपनी बात कहने का अवसर देना भी है। लेकिन सही उत्तर क्या होगा इसका? भाषा का ज्ञान देना। एक मुख्य उद्देश्य क्या है हिंदी भाषा शिक्षण का? बालक को क्या ज्ञान देना? भाषा का ज्ञान देना। भाषा में ये सारी चीजें आ जाती है दोस्तों। ये प्रश्न जब मैंने पहली बार आपको करवाया था ना तब इसको सही है ना ये बता दिया गया था बी, जिसको संशोधन क्लास के अंदर रखा गया है, जो मैं आपको संशोधित भी करवा दूंगा। लेकिन सही उत्तर क्या है इसका? भाषा का ज्ञान देना। मैं पहले क्लास में भी खैर इसका बता दिया था कि इसका उत्तर ये नहीं और ये होगा। तो ये हो गए दोस्तों आपके अपने आज 550 प्रश्न पूरे। भाई कितने हो गए भाई? 550। भाई अपना ऑब्जर्वेशन भी करना, मेरी पहली क्लास में जो पहला प्रश्न पढ़ा था और आज 550वां प्रश्न पढ़ा है, कितना आपके अंदर डेवलप हुआ है, कितना आपके अंदर अंतर आया है दोस्तों। मैं हद से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और बहुत शानदार मेहनत कर रहा हूं रोज नया नया कंटेंट लाने की, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, साथ साथ में क्लियर हो जाए। आप जैसे साथ दे रहे हो मन लगा करके एकदम पढ़ते रहिए, आनंद रहिए। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप लाइव चैट वगैरह भी कुछ भी करते हो ना तो उसमें के अंदर क्या करो ना, कोई फालतू की बात ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि क्या होता है जिसके अपन ने कोई 2-4 बातें शुरू कर दी ना तो क्या होता है दूसरे बच्चों का भी धीरे धीरे ध्यान भटकना लगता है कि ये क्या कह रहे हैं भाई। हम यहाँ बात करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, चीज समझने के लिए आ रहे हैं। और भाषा शिक्षण का एक नियम भी है दोस्तों, 2 काम एक साथ नहीं करना। यदि आप 2 कामों को एक साथ करोगे ना, ज्ञान का स्थायीकरण आपका कभी भी नहीं होगा। आप मुझे देख रहे हो,
आप मुझे सुन रहे हो, प्रश्न आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ये लाइव के साथ में ना बातें भी करोगे ना, दोनों काम एक साथ में कभी भी नहीं होंगे दोस्तों। तो ऐसे लोगों से ना मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की बात नहीं करें, क्योंकि दोस्तों ना मैं ना मेरे लिए नहीं, मैं आपका भला चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका रीड क्लियर हो जाए दोस्तों। मैं आपके लिए आपको कह रहा हूं ना, बात करने से अच्छा ना किस पे ध्यान दे भाई, कंटेंट पर ध्यान दे। तो मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए आपको मंगलमय कामनाएं, आप तैयारी करते रहें। राधे राधे।